किसी शायर ने क्या खूब कहा है, स्वयं को बदलो तो ये जग बदलेगा, योग से सुखमय हर दिन निकलेगा। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ हूँ साहिल। और मैं शिवम। और ये हमारे चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट है। हमारे चैनल का नाम है बासमैन पॉडकास्ट। और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास व्यक्ति जिन्होंने योगा में और स्केटिंग के दुनिया में महारत हासिल की है। तो स्वागत करते हैं ढेर सारी तालियों के साथ सत्यम सोमानी जी का। हरिओम। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सत्यम जी, हमें आपके बारे में बताइए। मेरा नाम सत्यम सोमानी है। मेरा जन्म बिहार में हुआ था और मेरा पालन पोषण सब सिलीगुड़ी में ही हुआ है। उसके बाद 12वीं कंप्लीट करने के बाद मुझे योगा में ऐसे जाना तो था नहीं, बट मेरे घर वालों की तरफ से इच्छा थी कि मैं रामदेव बाबा के पास जाऊं और कुछ सीखूं वहाँ से। तो मैंने घर वालों की इच्छा अनुसार, घर वालों की खुशी के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, योगा से ऐसे मेरी योगा से संबंध बचपन से ही है। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा योगा में इंटू था। तो मैं सोचा कि चलिए, अब अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो जो बचपन से मैं करता था उसे आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो उनकी खुशी के लिए मैं सोचा चलो योगा भी करके देख ले। तो मैं जब हरिद्वार गया पतंजलि यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का वातावरण एकदम ही अलग था यहाँ सिलीगुड़ी से। वहाँ एकदम शांति, पवित्रता, खुशियाँ और बहुत ही अनुशासन वाली जीवन, एकदम योगिक लाइफस्टाइल। तो वो जीवन बड़ा ही खुशियाँ थी, बहुत कुछ नया सीखना मिल रहा था। और भी मतलब जो मैं बचपन से गलत गलत कर रहा था, जैसे मेरी एंगर इश्यूज बहुत थे बचपन से ही। मैं घर पे भी मेरी सबसे किसी से संबंध अच्छे नहीं थे। सबसे लड़ाई झगड़े, सबसे गाली गलौज, दोस्तों के साथ भी एकदम खराब व्यवहार। तो ये सब जो मेरे में जो भी कमियां थी, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं हरिद्वार जा कर के मेरी सारी कमियां सुधर गई। और आप हरिद्वार में रहकर आए हैं और ऋषिकेश में भी। और तो आप दोनों दोनों जगह के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें कि कैसा लगा आपको, सिलीगुड़ी से कैसा डिफरेंट था, क्या नया चीज़ था, क्या अच्छी लगी, क्या ख़राब लगी, अब क्या लगी आप बताइए। जैसे मैं जब हरिद्वार गया था कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो मेरी बीएससी स्टार्ट हुई थी। तो मैं कम से कम 3 सेमेस्टर, मतलब कम से कम 1.5 साल मैं पतंजलि में रहा। फिर मुझे पतंजलि की कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी। उनके टीचर्स इतने स्किल्ड नहीं थे। उनके टीचर्स रेगुलर क्लासेस नहीं लेते थे। टीचर्स नहीं होते थे तो स्टूडेंट्स ही क्लास लेते थे, और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही पुअर थी। तो मुझे कहीं ना कहीं इतना ग्रोथ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं आलसी हो जा रहा हूँ पतंजलि में रह रह करके, और मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ जितना मेरी कैपेबिलिटी है। तो मैं सोचा मुझे आगे तो योगा में ही बढ़ना है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मुझे कहीं ना कहीं लैक कर रही थी पतंजलि में। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपना लाइफ में कि मैं पतंजलि ड्रॉप कर देता हूँ। डिग्री तो कभी और भी कभी कर लेंगे यार, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है मेरे लिए। मेरे लिए स्किल्स और जो सीखा हुआ है उसको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल जब तक अप्लाई ना करूँ तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती वो चीज़ के लिए। तो मैं यही डिसीज़न के लिए मैं पतंजलि छोड़ के फिर मैं ऋषिकेश आ गया। ऋषिकेश में जब गया तब 6 महीने मैं कम से कम ऋषिकेश में था। फिर वहाँ मुझे पता चला कि योगा की सर्टिफिकेट कोर्सेज होती है। तो मैंने 200 और 300 आवर्स की कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया। तो मुझे 200 एंड 300 आवर्स करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नई नई चीज़ सीखने मिली जो चीज़ मुझे पतंजलि में भी कभी अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा नया 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 नॉलेज मिला, नए नए लोगों से मिलना मिला। वो इंडस्ट्री, योगा इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि मैं कैसे। माफ़ी चाहूँगा पर मेरे को जानना है कि आप पतंजलि में कर क्या रहे थे, आपका कोर्स क्या था, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ऐसे पतंजलि में जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मेरा बीएससी योगा साइंस चल रहा था पतंजलि में। ऐसे योगा का कोर्स मेरे लिए भी बहुत नया था, और मेरे जनरेशन के लिए भी बहुत नया चीज़ है। योगा में बहुत कम ही लोग कोर्स करते हैं। बट ये चीज़ मेरे भी कोई फ्यूचर प्री प्लान नहीं थे, वो भी मेरा मतलब ऑन अ सडन ही प्लान बना करने का। तो
ये कोर्स था, इस कोर्स में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स थे, एनाटॉमी थी, संस्कृत थी, भगवत गीता और भी बहुत सारे फिलोसॉफी के सब्जेक्ट्स थे। कोर्स तो मैंने बहुत अच्छा चूज़ किया था, लेकिन वही था कि जहाँ जो मैनेजमेंट स्किल्स, जो मैनेजमेंट टीम मुझे चाहिए थी वहाँ पे पतंजलि में, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी कहीं ना कहीं। सुनने में आया पतंजलि की कोई नई यूनिवर्सिटी खुली है, तो हम्म। लाइक उसमें आपका एडमिशन हुआ था, तो क्या आपको आसान पड़ा? क्यों, नया जगह है लाइक, तो आपको इजी टेस्ट देना कुछ क्या हुआ था, लाइक बताइए हमें एज हमें थोड़ा। पतंजलि में एडमिशन लेना तो मेरे लिए इतनी कुछ कठिन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज नया नया खुला था और कॉलेज में भी बहुत खर्चा लगा था, तो सीट्स भी बहुत सारे थे कॉलेज अच्छा, में। अप्रोक्सीमेटली आपका कितना खर्चा पड़ गया था? ऐसे मेरा एडमिशन फीस में लगा था 60,000 रुपये, फिर हर सेमेस्टर का 50,000 करके सेमेस्टर फीस था, तो मतलब मतलब टोटल सेमेस्टर्स? मतलब पूरे बीएससी कोर्स में मेरा 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता। अच्छा। ठीक है, तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आपका, हम लोग को पता चला कि आपको स्केटिंग के में भी बहुत रुचि है, तो हम्म। आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में स्केटिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है और अभी कैसा सिचुएशन चल रहा है स्केटिंग स्केटिंग। वगैरह को लेके? जैसे कि मैं पतंजलि यूनिवर्सिटी में था, तो मेरा कोर्स था योगा का, तो हम फिजिकली, हम योगा वाले को बहुत फिट होना चाहिए, तो जैसे कि हम 7-8 घंटे तो क्लासेस करते थे, फिर मॉर्निंग हमारी 2-3 घंटे प्रैक्टिकल क्लासेस, हवन यज्ञ होती थी, तो हमें शाम के टाइम पे फ्री मिल जाता था। तो जब हम शाम के टाइम पे जब निकलते थे बाहर, तो मैं अपने सीनियर्स को देखता था कि वो स्केटिंग कर रहे, कुछ बैडमिंटन खेल रहे और कुछ अपना योगा का अभ्यास कर रहे, तो मुझे भी, मेरे जो रूममेट थे वो कॉलेज के सब प्रसिद्ध स्केटर थे, तो वो मेरे रूममेट थे, तो उनको देख करके मुझे भी बहुत उत्साहित होती थी कि मैं भी सीखूं स्केट्स। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए भी आप स्केट्स लेके आओ, तो उन्होंने जब मेरे लिए स्केट्स लाया, तब मुझे तो लगा उनको टाइम मिलेगा सिखाने के लिए, लेकिन वो इतने बड़े आदमी थे कि उन्हें कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था सिखाने के लिए। तो मैं खुद ही सोचा, अब कोई सिखाने वाला तो है नहीं, अब खुद ही सीख लो, मन तो है सीखने का। तो मैं खुद ही धीरे धीरे गिरते पड़ते अपने दोस्तों से हेल्प ले ले करके सीखना शुरू किया। गिरा पड़ा, 50 बार 100 बार गिरा, लेकिन हर बार वापस उठा, उठ करके भागता रहा, तो एक दिन बहुत अच्छा स्केटर कहलाया कॉलेज में। फिर कॉलेज में स्केटिंग भी करता था, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स थे मेरे कॉलेज में, क्रिकेट, बैडमिंटन, सब में मतलब कभी हमने समय बर्बाद ही नहीं किया, हमने सारा समय कोई ना कोई खेल कूद, स्केटिंग, कुछ ना कुछ नए सीखने में हमेशा अपना इन्वेस्ट किया। किसी ने सही कहा है, गिर के ही सीखता है इंसान। जी जी। तो इसी के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं हुई? लाइक हम, मुझे सुनने में आया कि हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत फॉरेनर्स लोग रहते थे, तो और दूसरा लैंग्वेज में बात करते थे, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप डेवलप किए? थोड़ा बताइए इनके बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सीन है कि अगर कोई आपको इंग्लिश या कोई न्यू लैंग्वेज आपको घोल के पिला नहीं सकता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बोलोगे, जितना कोशिश करोगे, वो चीज़ सीखने की उतनी आपकी इम्प्रूव होगी। तो वैसे ही ऐसे इंग्लिश तो मैं बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। ऐसे मेरी क्लास 4 तक की स्टडी आईसीएसई स्कूल्स में हुई हुई है, तो मतलब मेरी इंग्लिश 4 तक बहुत अच्छी थी। फिर मैं सीबीएसई में चला गया, तो वहाँ इतना इंग्लिश का वातावरण था नहीं, और मेरे सीबीएसई में कॉमन प्रॉब्लम है क्या ये? सीबीएसई में कहाँ इंग्लिश, आईसीएसई से कहाँ टक्कर ले पाएंगे सीबीएसई वाले। ए, तो यही बात था कि सीबीएसई में तो मेरी इंग्लिश डिग्रेड ही हुई। फिर मैं जिस कॉलेज में भी गया, उस कॉलेज में भी सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, तो इस कारण मेरी इंग्लिश स्किल्स तो डिग्रेड हुई। लेकिन मैं जब ऋषिकेश गया, तो मेरे बहुत सारे मित्र बने फॉरेनर्स, तो उनसे बात करते 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 धीरे धीरे जो अंदर दबा हुआ था क्लास 4 तक, जो भी मैंने सीखा था, जो दबा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर आते गया। मैं उतना ग्रो करता रहा, उतना बोलने का कॉन्फिडेंस है। मेन चीज़ है, आपको जो भी बोल रहा हो कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर कॉन्फिडेंस आपका सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आप जितना कॉन्फिडेंस रखोगे अपने चेहरे पे, अपने बोली पे, उतना आप, भले ही आपको कुछ आता ना हो, लेकिन आप एक अच्छा स्टैंड आउट कर पाओगे सोसाइटी में। तो मैंने कॉन्फिडेंस रखा, हार नहीं माना, ऐसे ही करके मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आपने लाइक, क्योंकि आप पतंजलि में थे तो ज़रूरी आप बाबा रामदेव जी से मिले होंगे, ए, तो आप क्योंकि इनसे पर्सनली मिले हुए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ, लाइक वो ऑन कैमरा कैसे हैं और वो ऑफ कैमरा कैसे हैं? जैसा कि हम बाबा रामदेव जी को ऑन कैमरा देख सकते हैं कि वो बहुत ही मेहनती आदमी हैं, वैसे ही ऑफ कैमरा में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो भी बहुत अच्छा था। उनका
बहुत जल्दी वो उठते थे और उनकी उठते ही कम से कम 6 से 7 घंटे की यहाँ कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, कुछ क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही व्यस्त आदमी हैं, अपने जीवन में बहुत ही मेहनती है और बहुत ही कठिन प्रयास कर रहे हैं योगा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आपसे बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। हमने आपका प्रोफाइल चेक किया है, उसमें आप बहुत मसल फ्लेक्स वो सब करते हैं, आप अपना फॉलोअर्स लोग को बताते हैं कि बॉडी गेन वो सब कैसे किया जाता है। तो आपका क्या राय है कि जिम और योगा में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंट है, क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को? बताइए इसके जैसे बारे में। जिम, योगा, कैलिस्थेनिक्स, जो भी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें होती है, ये सब आपके शरीर को कहीं ना कहीं मजबूती बनाती है। जैसे मैं तो स्टार्टिंग में मैं कैलिस्थेनिक्स करता था अपने 11th 12th में, फिर मैं 12th के बाद मैं योगा में गया, फिर योगा के बाद अब मैं जिम में आ गया। तो जैसे कि हर एक चीज़ का अपना अपना बेनिफिट्स है। जब कैलिस्थेनिक्स में आपका मेन बैलेंस और स्ट्रेंथ पे काम होता था, फिर योगा में आपका मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस तीनों पे काम होता था, और आपके जिम में है आपका बल्किंग, आपके ओवरऑल फिजिक को एक अट्रैक्टिव लुक देने में काम होता है। तो ये तीनों चीज़ अपने अपने जगह पे अपना अपना रोल प्रेफर करती है, लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर किसी को मानसिक स्थिरता चाहिए, जिसको खुशी चाहिए अपने जीवन में, अपना जीवन का सार पता करना है, जिसको अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना है, तो उनके लिए योगा बहुत अच्छा ज़रिया है। और एक अगर आप मर्द हो तो आपको आपके शरीर में शक्ति तो चाहिए ही। तो हुँ। उसके लिए आप जिम जाए, ज़रूर जाए। आप आपको जिस चीज़ में रुचि है आप वो चीज़ करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मर्द है तो सिर्फ जिम ही करेगा। वो योगा भी कर सकते हैं, वो कैलिस्थेनिक्स भी करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और क्योंकि जिम की बात हो ही रही है तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है लाइक जिम में, कि इंसान को लाइक सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है या फिर वो बिना सप्लीमेंट्स के भी जिम वगैरह कर सकता है? जैसे हमारे आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि हमारा शरीर, हमारे जो अन्न जो खाते हैं हम, जो घर का खाना खाते हैं, उसी से ही संपूर्ण शक्ति मिल जाती है हमारे शरीर को, अगर हम उसे सही तरीके से खाएं। जैसे हमारे आयुर्वेद में लिखा है, हमारा शरीर सूर्य के अनुसार चलता है। जब सूर्य उदय होता है तब हमें उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, 3 से 5 बजे के बीच में। और जब सूर्य अस्त होने को होता है तब हमें अपना आखिरी भोजन खा करके 1-2 घंटे में सो जाना चाहिए। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और खाना पीना, रोटी चावल, दाल, राजमा, सारे पल्सेस, बीन्स, ये सबसे अच्छा खाना और कुछ नहीं है। और गाय का दूध पिए, दही खाइए। इससे अगर आप ये सब संपूर्ण मात्रा में ले रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन, केराटिन सप्लीमेंट, स्टेरॉयड किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। और मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, एज अ बिजनेसमैन प्रोस्पेक्टिव, लाइक आप जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आप कुछ वापस इन रिटर्न चाहते हैं। तो लाइक वही मैं पूछना चाहता हूँ कि योगा जिसने जैसे आप सीखा है, वैसे आप लाइक फॉरेन में इंडिया में रहकर आप कैसे उनसे वापस रिटर्न लाइक बेनिफिट टू द सोसाइटी और आपका खुद का थोड़ा मॉनेटरी इनकम कैसे हो सकता है, थोड़ा आप बताइए आप इसके बारे में। जैसे योगा मैंने मनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से शुरू नहीं किया था। योगा मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। मेरी रिलेशन सबसे बिगड़ रही थी। मैं खुश नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैंने योगा शुरू किया था। लेकिन एज अ योगा करियर देखे तो योगा के बहुत अच्छे स्कोप्स है। योगा, आई थिंक द योगा इज़ द बेस्ट करियर स्कोप इन दिस जनरेशन। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, नीट, मेडिकल, सीए, सीएस, ये सब में आपका पैसा तो है, लेकिन कहीं शारीरिक विकास और आपके मानसिक विकास और ये सब कहीं पूरा नहीं हो पाता। आपका कई प्रकार की बीमारी होती है कंप्यूटर में बैठे बैठे काम करके। ये सब देखिए, जितना भी ये सब पैसा कमा ले, लेकिन आखिरकार तो एक योगा टीचर के पास ही आकर के इन्हें अपना इलाज कराना पड़ेगा। जी जी जी। तो उस हिसाब से एक योगा टीचर के पास ही जब सब आ रहे हैं तो योगा टीचर से अच्छा जॉब क्या हो सकता है। एटलास सबको योगा टीचर की ही ज़रूरत पड़ रही है। और एज कि इन्होंने कहा कि फॉरेन में भी जा कर के योगा आप सिखा सकते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि अपना देश छोड़ करके क्यों कहीं बाहर जा कर के अपना एनर्जी, अपना एफर्ट्स देना। पहले अपने देश को सुधारो, देश के लोगों को की स्वास्थ्य अच्छी करो,
देश को अपने मजबूत बनाओ, फिर अगर कभी ज़रूरत पड़े तब बाहर जाके सिखाओ। मुझे मुझे इससे अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे ब्रेन ड्रेन करके एक थ्योरी पढ़ाई गई थी स्कूल में। उसमें होता था कि लाइक इंडिया से सब लोग बच्चा लोग सीख के जाता था और सब लोग बाहर जाके काम करने लग जाता था क्योंकि उन लोगों को पैसा अच्छा ज़्यादा मिलता था। पर ये लोग ये नहीं सोचता था कि जो देश आपको दे रहा है वो उनको वापस भी तो देना पड़ता है। जी। तो ये खराब चीज़ हो जाती थी थोड़ा। तो आप अच्छा कि आपने ये पॉइंट पॉइंट रखा उठाया। इधर। जी, चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका दिनचर्या कैसे कटता है? लाइक डेली रूटीन क्या होता है रूटीन क्या आपका? है? आपका सुबह से लेके रात को जब आप सोने जाते हैं तब तक आपका बीच में रूटीन क्या रहता है? जैसे कि आप सिलीगुड़ी की बात कर रहे हैं या आप ऋषिकेश की बात कर रहे हैं? लाइक दोनों जगहों की एक-एक करके बताइए। जैसे मेरे ऋषिकेश में शेड्यूल ये हुआ करता था कि मुझे 2-3 क्लासेस ही लेनी पड़ती थी ऋषिकेश में। तो मैं ज़्यादातर ऋषिकेश में अपने सुबह उठ उठ करके अपने सारे क्लासेस 12 बजे तक निपटा करके फिर मैं भक्ति योग की तरफ ज़्यादा मैं जाता था। 12 बजे क्लासे होता था, फिर खाना ना खा करके गंगा जी के पास बैठ के मैं मेडिटेशन किया करता था। मेडिटेशन के बाद फिर वहाँ मछलियों को दाना देना, कुत्तों को प्यार करना, लोगों को प्यार बाँटना, मेरा ज़्यादातर यही काम हुआ करता था शाम तक। फिर अच्छा, तो शाम आप एनिमल लवर थे। हाँ, फिर शाम होते-होते फिर मैं जाता था कीर्तनों में। फिर हमारे बहुत सारे मित्र थे कीर्तन वाले, जहाँ हम जगह-जगह जाके कीर्तन कराया करते थे। तो हम वहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा करते थे, भोले जी के कीर्तन करते थे, गणेश जी की करते थे और भी जो गंगा जी से रिलेटेड कीर्तन है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मतलब कायम रखते हुए हम अपने स्पिरिचुअलिटी में एक तो होता है हठ योग, जो हम फिज़िकल एस्पेक्ट में करते हैं और एक होता है भक्ति योग। हम दोनों तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ़ हठ योग से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना अलग-अलग प्रकार के योग करो उतना अच्छा है आपके लिए। कम योग भी ज़रूरी है जीवन में। तो भक्ति योग में मैं मेरे को बहुत ही ज़्यादा शक्ति महसूस होती थी। तो वो ऐसी भक्ति योग की ऐसी शक्ति थी जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर दे नहीं सकता आपको। तो मैं मेरा रात तक जाता था भक्ति योग में, फिर भक्ति-वक्ति करने के बाद फिर मैं रात का खाना खा कर के फिर मैं सो जाया करता था। और सिलीगुड़ी में आने के बाद तो फिर ज़िम्मेदारी सर पे आ गई। फिर मेरे पापा का बिज़नेस भी है, तो मुझे बिज़नेस में बैठना पड़ता था और यहाँ भी मैं मॉर्निंग में 2-3 क्लासेस दिया करता हूँ अपने योगा का। फिर मैं शाम तक बिज़नेस में रहता हूँ, फिर बिज़नेस के बाद फिर थोड़ी स्केटिंग कर लिया करता हूँ। स्केटिंग के बाद फिर मुझे जिम जाना पड़ता है। जिम जा कर के आ कर के फिर खाना-पीना खा कर के फिर अपना सो जाया करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके दिनचर्या के बारे में जान के। और आपको तो पता ही होगा लाइक आजकल के यंगस्टर्स जो हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता अपना लाइक पर्सनल रूटीन का भी। हुँ। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने पर्सनल लाइफ्स में। तो आपको क्या लगता है कि इस गलत रूटीन का उनके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और योगा उसको किस तरह ठीक कर सकता है? हुँ। ये रात भर जागा रहना, मतलब बियर पीना, नशा करना, ये सबसे आपके हॉर्मोन्स पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप जितना आयुर्वेदिक दिनचर्या के हिसाब से आप चलोगे, उतना आप ऊर्जावान रहोगे, उतना एनर्जेटिक रहोगे, उतना आप प्रोडक्टिव बनोगे, उतना आप खुश रहोगे, मतलब आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल करके, अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को भूल करके ये मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर अपनाओगे, रात-रात भर जागोगे, पार्टी करोगे, इससे आपके जीवन में बहुत ही नेगेटिविटी आ सकती है। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सबके शिकार बनोगे, कई प्रकार की बीमारियाँ पकड़ेगी आपको, नींद नहीं आएगी आपको ढंग से। तो इसलिए मैं आजकल के युवा को यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आयुर्वेदिक नियमों को पालन करें, अपना शेड्यूल सही रखें, खान-पान सही रखें और ये दूसरे दुर्व्यवहारों से दूर रहें और नशा-पान ये सबसे एकदम दूर रहो और अपने लिए 1 घंटे कम से कम शारीरिक विकास में ध्यान दें। शारीरिक विकास पे ध्यान दें और सुबह जभी भी उठें, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही एक्सक्यूज मी लाइक आप ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे थे तो आप बताना चाहेंगे कि वो एग्जैक्टली होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जब सूर्य उदय होने को होता है, उस टाइम इंटरवल में जब 3 से 5 बजे के। अगर आप 3 से 5 बजे उठते हैं सूर्य के साथ,
तो जब आप सूर्य के साथ उठते हो तो सूर्य की आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है और आपका डे बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है। आप उस टाइम पे प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, हर अनुलोम विलोम हर प्रकार की प्राणायाम करके अपने जीवन को, अपने डे को एक बहुत ही अच्छा शुरुआत दे सकते हैं। और प्राणायाम करने के बाद तो आप थोड़ा हठ योग करें, थोड़ा फिजिकल फिटनेस करें, वॉक पे जाए, सुबह सुबह अच्छा खाए, फल फ्रूट खाए, सत्तू पिए, अच्छा खाए पिए और अपने डे को एकदम एनर्जाइज रखे। अब मुझे पूछना था एक बात, लाइक हवन तो आप सबने सुना होगा, कभी देखा होगा, कभी किया होगा। तो हवन का क्या महत्व है हमारे हिंदू हिंदू कल्चर में, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? जैसे हवन आज की परंपरा नहीं है, हवन हमारे ऋषि मुनि कई सालों से करते आ रहे हैं। हवन आजकल के मॉडर्न साइंस यही बोलते हैं कि हम लकड़ी जला रहे, पोल्यूशन कर रहे हवन करके, लेकिन लकड़ी जलाना, पोल्यूशन करना ये हवन का मतलब नहीं है। हवन का मतलब ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को आहुति दे रहे कि हमारा एनवायरनमेंट प्योर रहे, हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी जाए। हम जो मंत्र पढ़ते हैं हवन के बीच में, वो सब मंत्र सिर्फ हमारे मुंह से नहीं निकलता, वो मंत्र पूरे यूनिवर्स में गूंजता है। जैसे कि हमारे नासा ने एक रिसर्च किया था, रिसर्च में बताया था कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजता है, उसमें उस एक आवाज़ में है ओम। वही ओम, और ओम हमारे कब से अपने जीवन में अपने ऋषि मुनि ने हमें ओम का ही उच्चारण करना बताया है। तो हमारा जो वैदिक कल्चर था वो बहुत ही गोल्डन है। तो अपने वैदिक कल्चर को हम भूल करके हम वेस्टर्न कल्चर में ना आए, हमारे वैदिक कल्चर पे यकीन करें, हमारे वैदिक कल्चर को फॉलो करें। हम जो भी हमारे पहले के जो रीति रिवाज थे, नियम थे, उससे ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल नियम आज कुछ नहीं हो सकता है। जो साइंस भी ये सब बता प्रूव नहीं कर सकते कि ये नियम क्या है, लेकिन इन द फ्यूचर साइंस पक्का हर एक प्रमाण पे आएगी कि हमारा जो कल्चर है वो उससे ग्लोरीफुल कल्चर और कोई सा नहीं है। तो सनातन कल्चर इज़ द बेस्ट। जी। और आपको क्या लगता है कि लाइक आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ दी जाती है, उसमें से आप किसको प्रिफर करेंगे, और या फिर आप किसी को सजेस्ट करेंगे अगर, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उसको आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए या फिर उसको मेडिकल साइंस? जैसे कि हमारा शरीर आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर 5 धातुओं से बना हुआ है। तो 5 धातुओं से बना हुआ है, हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो हमारे आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ हैं वो सब नेचुरल है, और नेचुरल दवाई हमेशा ही आपके शरीर को फ़ायदा ही देगी, कभी कोई नुकसान नहीं देगी। और जो ये आजकल के जो ड्रग्स आए हैं, केमिस्ट लोग जो बना रहे हैं आजकल के ड्रग्स एंड ऑल, जो होम्योपैथी एलोपैथी के रूप में जो हमें दिया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, जहरीले पदार्थ होते हैं इतने सारे, ये सब सिर्फ आपके जड़ को कभी ठीक नहीं कर पाते। ये सिर्फ आपके न्यूरल सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं कि आपकी जो बीमारी हो रही है उससे सिर्फ वो ढक देते हैं आपके न्यूरल सिस्टम के प्रति। आपके न्यूरल सिस्टम में ऐसे केमिकल रिएक्शन करवाता है जिसके आपको महसूस नहीं होता है कि आपको बीमारी है नहीं, लेकिन इन रियलिटी आपकी वो बीमारी अभी भी आपके अंदर ही है और अभी भी जीवित है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी समस्या को एकदम जड़ से समाधान मिले, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, तो आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सब पे ही यकीन करें। योगा करें, सुबह कपालभाति करें, प्राणायाम करें, ये सब करें। इससे अच्छा आपको कोई बीमारी के लिए कोई उपाय नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ, आप जब लाइक 12वीं करने के बाद आप जब गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, उससे पहले आपका जीवन कैसा था? और अभी योगा, ये स्केटिंग, बहुत नई चीज़ सीखने के बाद अब आपका जीवन कैसा हो गया है? मेरा जैसे कि पहले का जीवन स्कूल के टाइम पे सबका मस्ती वाला ही होता है। तो मैं अपने जीवन में, मैं अपने स्कूल टाइम में सबसे ज़्यादा मस्ती वाला लड़का था, सबसे बदमाश, सबसे ज़्यादा खुरापाती, क्लास बंक करना और भी मस्ती करना, मतलब हंसी मजाक मैं बहुत करता था। मैं लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो तो लाइक आजकल के सब सारे बच्चे बच्चे करते ही हाँ, हैं। तो मैं भी कुछ वैसा ही था। तो धीरे धीरे जब सबका साथ छूटने लग गया, तब जाके हमें रियलाइज़ हुआ मुझे कि ये सब से सिर्फ दुख ही मिलता है। लाइफ में सीरियस हो, लाइफ में कुछ करो, ये सब दोस्ती यारी सिर्फ टेम्परेरी खुशी है ही है। तो हमें अगर कुछ पाना है लाइफ में, तो हमें लाइफ के प्रति सीरियस होना पड़ेगा और कुछ अच्छा मिलना चाहिए लाइफ में। तो इसी के
और मेरे लाइफ में योगा का आना भी एक बहुत ही सडन एक कोइंसिडेंस था। तो योगा मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा शांति आई, मैं चीज़ों को गहराई से समझने लगा, मेरे को सही और गलत का फ़र्क समझ में आने लगा। और ये चीज़ समझ में आया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार बांटो। प्यार बांटो तो भले आपको आगे वाला प्यार दे ना दे, आपको अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो, आप सबके लिए भलाई कर रहे हो, किसी के लिए कुछ बुरा ना करो, पॉजिटिविटी दो। तो भले ही आपको 10 में से 8 लोग तो पॉजिटिविटी देंगे ही, कुछ 2 नेगेटिव लोग हैं, अगर वो आपको पॉजिटिविटी के बदले पॉजिटिव दे भी नहीं रहे तो बस मूव ऑन करो, उनको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ो, तुम अपना आगे खुशी से सिर्फ प्यार बांटो जीवन में। और आगे, जैसे कि आपने बताया कि योगा ने आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, तो आप अपने से छोटों को, अपने यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने 20s में या फिर अपने लेट टीन एजेस में वो किस तरह के करियर फील्ड को चुन सकते हैं, या फिर उनको कैसे तरह के दोस्त बनाने चाहिए जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके? देखिए, लाइफ में दोस्ती का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छी संगति रखेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ग्रो करवा सकते हैं, और वही आप खराब संगति रख ले तो आपको गलत गलत लाइन में आपको धकेल देंगे, आपको पढ़ाई लिखाई से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको लाइफ के करियर से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सिर्फ पार्टीज करवाएंगे, गलत गलत चीज़ों में पढ़वाएंगे। तो हमेशा संगति अपनी पॉजिटिव और ग्रोइंग वाली रखो, जिनकी सोच आपकी सोच से मेल खानी चाहिए। ऐसे लोग के साथ कभी उठना बैठना ना रखो जो आपको नीचे नीचे धकेले, ऐसे लोग के साथ ही रखो जो आपको हमेशा अपलिफ्ट करे। तो इसीलिए अपनी संगति पे बहुत ही ध्यान देना। भले ही आपको हज़ारों दोस्त नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 या 2 दोस्त ही चाहिए, बट 1 और 2 दोस्त ही आपके ऐसे हो जो आपको 1000 दोस्त से ज़्यादा आपको ग्रो करने में हेल्प करे। और जो आजकल के बच्चे जो कम ही एज में जो ये रिलेशनशिप्स ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं, यही सोचते हैं कि बस यही है जो है मेरे यही है जीवन में मज़ा नहीं लगेगा। यही जो मिल गया, यही मेरी दुनिया, यही मेरी सुख समृद्धि सब। अपने माँ बाप को भूल करके जो सब अपने लड़की के पीछे ही पागल हो जाते हैं। तो ये सब ना करें, क्योंकि इस एज में सब अभी आपका समझ इतनी है नहीं, अभी आपको अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी आया नहीं है, और आगे हर साल कुछ ना कुछ नया रूप दिखाएगा आपको। तो आप ये सब सीरियस होने के चक्कर में ना पड़े, अब रहे फ्रेंड्स रहे, टाइम एंजॉय करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अपने आप को ये पर्सपेक्शन कभी मत दे कि भाई कमिटमेंट वाली चीज़ आप फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए। अभी इस एज में सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने अच्छे दोस्त रखें, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और कमिटमेंट से दूर रहे इस टाइम पे, क्योंकि फिर जब कमिटमेंट टूटती है तो वो इंसान भी टूट जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका ऋषिकेश में कैसे मन लगा, कैसे आप इंटरटेन रहते थे? म्यूजिक वो क्या था, डांस म्यूजिक क्या था आपका जो जिससे आपको बहुत मज़ा आता था? लाइक कैसे आपने फ्रेंडशिप बनाया, कैसे बनाया? आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। जैसा कि ऋषिकेश इंडिया में, मैं मानूं ऋषिकेश से प्योरेस्ट जगह आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऐसे तो ऋषिकेश देवभूमि कहलाई जाती है, लेकिन देवभूमि तो है, स्पिरिचुअलिटी बहुत है, बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज है ऋषिकेश में, जो हमें महसूस तभी हो सकता है जब हम उस जगह पे रहे। वैसे मैंने 6 महीने रहा ऋषिकेश में, मैं सीरियसली बताऊं, ऋषिकेश एकदम मेरे घर जैसा लग रहा था मुझे। ऋषिकेश जैसा वाइब मेरे को आज तक कहीं भी किसी भी जगह में नहीं है। ऋषिकेश का माहौल ऐसा था कि वहाँ हर किस्म के लोग मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आपको बहुत ही खुश मिजाज लोग मिलेंगे, बहुत ही भक्ति वाले लोग मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे जो बहुत ही इंटरटेनिंग होते हैं, और मतलब हर किस्म के आर्टिस्ट मिलेंगे, एक से एक टैलेंट मिलेगा आपको ऋषिकेश में। हर एक किस्म का इतना ही इंटरटेनिंग, एकदम दिन ऐसे निकलता था ऋषिकेश में जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कब दिन होता था कब रात कुछ नहीं पता। अपना योगा प्रैक्टिस करो, घर जाओ, खाना पीना खाओ, गंगा घाट में बैठो, गंगा घाट में एंटरटेनमेंट, हर पार्टीज फंक्शन में एंटरटेनमेंट, कीर्तन में एंटरटेनमेंट, हर जगह से एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे फॉरेनर्स थे। ऐसे हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि फॉरेनर्स बड़े ही रूड होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन सीरियसली मेरे कई हज़ारों फॉरेनर दोस्त थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी फॉरेनर हम इंडियंस के साथ गलत व्यवहार कर रहा। बहुत ही
बहुत ही प्यारे किस्म के लोग होते हैं फॉरेनर, इतनी जबान में मीठापन होता है उनके कि मतलब इंडियंस कभी कई कभार फीके पड़ जाते हैं। और भक्ति में तो हमें कभी कभार शर्म आ जाता था फॉरेनर्स के सामने कि हमसे ज़्यादा भक्ति में फॉरेनर्स लीन होना रहे, उनको भक्ति में लीन होते हुए देख करके मैं कई बार मेरी भक्ति जाग जाती थी, क्योंकि अब हम इंडियंस जिस कल्चर में बॉर्न हुआ हमें ही उतना भक्ति महसूस नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई एक बाहर का देश वाला आके इतना भक्ति में लीन हो रहा तो कम से कम ये एक शर्म की बात है इंडियंस के लिए। तो वही देख करके हमें भी बहुत ही प्रोत्साहन मिलता था उनको देख करके कि वो इतना वैल्यू कर रहे हैं और हम उस चीज़ को भूले जा रहे हैं, हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था ऋषिकेश का, और 6 महीने ऐसे गुजरा कि जैसे कि 6 दिन गुजरे। और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम में, तो मैं जानता हूँ कि लाइक आप बहुत ही एनिमल लवर्स है, आप लाइक अलग अलग एनिमल्स का टेक केयर करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे एक डॉग दिखा था, बहुत ही प्यारा डॉग था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या है उसे ऋषिकेश में आप छोड़ के कैसे आ गए, बताइए उसके बारे में थोड़ा। जैसा कि ये सही बोल रहे हैं, जब मैं ऋषिकेश गया था तो मैं जब टीटीसी कर रहा था, टीटीसी के दौरान मुझे 10-15 दिन तो मैं बहुत खुश था अपने टीटीसी वाले बैचमेट्स के साथ। फिर मुझे कहीं ना कहीं सब अपने 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 सर जोन में होते हुए दिखे, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अब किसी में ज़्यादा अगर कोई तुम्हें उतना वैल्यू नहीं कर रहा हो तो जहाँ तुम्हारी वैल्यू ना हो वहाँ एक कदम पीछे हट जाए वही सही लगे। तो मुझे वही एक अच्छा दोस्त मुझे कुत्ते में दिखा, तो मैं उसके साथ 15 दिन के बाद मैं उसके साथ घूमना शुरू किया। तो मैं उसमें ऐसी दोस्ती देखी, ऐसी लॉयल्टी देखी जो मुझे आज तक कभी किसी इंसान में नहीं दिखा। तो मुझे फिर मेरा 15 दिन जब टीटीसी का बचा था तो मेरा 15 दिन ऐसा गुजरा उस कुत्ते के साथ कि मेरा मतलब दिन बनने लग गया 15 दिन। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था मुझे उसके साथ रह करके, अपनापन सा वाइब सा महसूस होता था। मेरे साथ दिन भर घूमता था, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे घूमता था, मेरे साथ बैठा रहता था गंगा घाट में। तो फिर मैं जब रूम लिया अपना पर्सनल, तो मैंने सोच लिया कि ये 15 दिन मेरा साथ दिया है, अब जब तक मैं ऋषिकेश हूँ अब मैं इसका साथ दूंगा, इसको रास्ते में ऐसे भटकने नहीं दूंगा। फिर मैंने जब अपना रूम लिया तो मेरे रूम पे था एक सोफ़ा प्यारा सा, तो मैंने अपना सोफ़ा उसको दे दिया। उसके सोफ़े में कपड़ा बिछा करके बोल दिया कि अभी तेरा सोने का जगह है। तो वो कम से कम 4 महीने मेरे साथ ही रहा, मेरे साथ ही मेरे रूम पे सोता था, मेरे साथ घूमता था। मेरे को जैसे कि मैं मकान मालकिन के यहाँ रहता था, मुझे 4 रोटी मिलता था खाने के लिए, तो अब मेरे साथ रहता था तो मुझे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही था। तो मुझे 4 रोटी मिलता था तो मैं अपने में से 2 रोटी निकाल करके, रोटी सब्जी निकाल के मैं अपने में से 2 रोटी उसको खिलाता था। फिर कम से कम 4 महीने तो चला। फिर 4 महीने के एंड के टाइम पे फिर उससे वो कहीं और जाके रहने लग गया। फिर अब मैं देखा कि अब वो कहीं और रह रहा है, तो फिर मेरे को भी ये लगा कि क्यों किसी को बांध करके रखना, अगर उससे कहीं और भी अच्छा लग रहा है तो उसको आज़ाद छोड़ दो। फिर मैंने जब उसको आज़ाद छोड़ा तो वो 2 महीने उनके साथ ही था, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए जाता रहता था, मिलता रहता था, उसके हालचाल पूछता था, उसको कभी खिला पिला देता था, घुमा दिया करता था। फिर जब मैं ऋषिकेश छोड़ के जाने वाला था तब 10-15 दिन तो उसकी तबीयत इतनी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं शायद कुछ कमजोर, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा होगा उसको, उसके यहाँ कमजोरी सब हो गया होगा। तो मैं इतना मतलब सीरियस लिया नहीं, क्योंकि मेरे को सब बोल रहे थे कि ठीक ही है, सब अच्छे से रह रहा। तो मेरे को लगता है ठीक है अब अच्छे से रह रहा है, वरना अगर उसको कोई कुछ दुविधा होती तो वो मेरे पास आ जाता, वो मेरे पास भी आता नहीं था। तो मेरे को लगा खुश है, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज होगा ठीक हो जाएगा। तो जब मैं जाने वाला था ऋषिकेश, आखिरी के 2 दिन बाकी थे, तो मुझे रात में रास्ते में टकरा गया वो। तो रास्ते में टकरा गया, अब तो मुझे तो बहुत प्यारा था वो, तो मैं रास्ते में टकरा गया तो मैं उसको घर लेके आ गया। बोला रास्ते में टकरा गया, आजा घर आजा, मैं भी जाने वाला ऋषिकेश से। तो मैं घर लेकर गया उसको। तो उस रात उसको जैसे मैंने बताया था वो सोफे में सोता था, तो उस रात वो सोफे में सो नहीं रहा था, वो मेरे बेड की तरफ इशारे कर रहा था। तो उसको मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसको बेड आज सोफे में सोना नहीं, वो बेड की तरफ इशारे कर रहा है, आज उसको बेड में सो रहा है। तो 2-3 मिनट तो मैंने उसको डांटा कि जा सोफे में जाके सो, बेड में मैंने कभी उसको सोने दिया नहीं है ऐसे। लेकिन फिर मैं समझा चल ठीक है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत होगी इसे, इसलिए उसको बेड में सोने का मन किया तो सोने देता हूँ।
कोई नहीं ऐसे भी मैं जाने वाला हूँ, तो चलो आखिरी इच्छा इसकी वो भी पूरी कर दूँ। तो वो बेड पे चढ़, तो मैंने एक इशारा कर दिया, वाला चढ़ जा बेड पे, तो वो तुरंत कूद के चढ़ गया बेड, वो मेरे इशारे का वेट कर रहा था। तो जैसे वो बेड पे चढ़ गया, बेड पे चढ़ते ही गोल घूम करके मस्त मेरा तकिया बन के सो गया। तो मैं भी उसके ऊपर सो गया आराम से। फिर 10-15 मिनट सोया, फिर उसको दिक्कत होने लगी कि मैं भारी था। तो मैं समझ गया कि भाई तकिया तो नहीं मेरा, ये कुत्ता ही है, तो इस पे ज्यादा भार तो दे नहीं सकते। तो मैं फिर साइड हो गया, मैं अपना साइड में आके सो गया, वो आराम से सोता रहा। फिर बढ़िया सोया। फिर मैं और वो, हम पहले ही 2-3 बजे रात में सोए थे, हम दोनों घूम कर आ रहे थे रात में। मेरी दोस्त की शादी थी, तो हम शादी में गए हुए थे घूमने के लिए। तो 2-3 शादी हो गई? मेरी दोस्त की शादी थी ना, अच्छा। ऋषिकेश में, मैं शादी से आ रहा था। अच्छा। तो फिर हम सोए रहे दोपहर के 12-1 बजे तक। मैं भी सो रहा, मेरे साथ वो भी सो रहा, नहीं वो उठ रहा नहीं मैं उठ रहा। तो हम दोनों सोए 12-1 बजे तक। फिर अगले दिन उठा वो, फिर अगले दिन उठ करके खाना पीना खाए, फिर उसको फिर गंगा घाट लेकर के गया। फिर गंगा घाट में बहुत देर बैठे हुए थे, फिर वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। तो मुझे लगा, फिर मैंने उसको 5-10 मिनट ढूंढा कि कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा। फिर 5-10 मिनट मिला नहीं मेरे को। फिर मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, तो मुझे पता था कि वो वापस घर आ जाता है। मैं फिर उसको वहीं पर ही छोड़ करके मैं अपने दोस्तों के साथ फिर घर चला गया। फिर 2 दिन मेरे को दिखा नहीं। फिर मुझे निकलना था ऋषिकेश से। फिर मैं अपना सूटकेस पैक करके निकल गया। फिर जब निकलने के 2-3 दिन बाद मुझे सुबह सुबह ट्रेन में फोन आया कि अब भूरी नहीं रहा। ये चीज मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी। उस टाइम पे मैं सो रहा था, सोते सोते अचानक से उठ करके एक बार मैं बैठ गया। ये चीज मैं यकीन तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं पता था तबीयत खराब थी उसकी, और लोग दिखाते रहते हैं, उसकी इलाज चल रहा था, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। तो मैं पूरे ट्रेन के आधे सफर में पूरे रोते रोते आया। फिर आते आते फिर इमोशनल अटैचमेंट बन गया था उसके साथ। उसने मुझे जो दिया, जो कभी इंसानों ने नहीं दिया। जी जी। उसकी ऐसी लॉयल्टी मुझे आज तक किसी में नहीं मिली। सामने नहीं मिली। इंसानों में मतलब इंसान लोग बहुत ही मतलब स्वार्थ जी। रहता तभी रहता है, और कुत्ते बहुत ही सेल्फलेसली आपके साथ रहते हैं। तो उसके साथ जो वाइब थी मेरी, वो अभी तक इंसानों में तो मेरे किसी के साथ नहीं मैच हुई। तो फिर वो चला गया। फिर होनी को कौन टाल सकता है, मिट्टी से ही जन्मे, मिट्टी में वापस मिल जाना। यही चीज पे एक्सेप्ट करके फिर मैं भी अभी मूव ऑन किया। लेकिन उसकी जो गुड मेमोरीज है वो आज भी मेरे फोन में है, वो आज भी मैं डिलीट नहीं कर सकता कहीं से भी। और बहुत अच्छा टाइम था वो 6 महीना उसके साथ। अच्छा, बुरा लगा आपका डॉक्टर बनने सुनकर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे भी वो खुश रहे। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको आगे जाके क्या करना है लाइफ में, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो जैसे कि मैं सिलीगुड़ी आया हूँ अपने मम्मी के हाथ का खाना खाने और थोड़े जिम करके थोड़ी बल्किंग करने के लिए। बट ये सिलीगुड़ी के बाद मुझे फिर वापस ऋषिकेश जाना है। ऐसे कि मेरा एक योगा क्लास चल रहा है ऋषिकेश में ऑलरेडी, तो मुझे वो वापस मैनेज करना है ऋषिकेश। तो वो योगा क्लास वो आपका अपना योगा क्लास है या फिर किसी के अंदर आप? मैंने किसी के साथ मिलकर के शुरू किया, कोलैबोरेशन में शुरू किया। हाँ। तो वो क्लास भी चल रही है अपनी ऋषिकेश में। मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन यहाँ तक भी आते हैं, तो मुझे इनसे डील करना पड़ता है उनसे। तो फिर क्लासेस भी चल रही है, फिर वो जाके देखूंगा। फिर मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऋषिकेश में। अभी 4-5 महीने में फिर सोच रहा हूँ कि थोड़ा ऋषिकेश की और थोड़ी पॉजिटिविटी लूँगा। तो अभी 4-5 महीने इस साल के, कम से कम इस साल के एंड तक मैं मेरा ऋषिकेश में ही फिर योगा सीखना सिखाना यही प्लान है। फिर नए साल के स्टार्टिंग में मेरा गोवा में प्रॉपर अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलने का प्लान है। फिर मैं चाहता हूँ कि अभी कम से कम 2-3 साल मैं उनके साथ काम करूँ जो इस चीज़ को वैल्यू दे। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियंस में इस चीज़ की वैल्यू कम है। तो मैं वही चाहता हूँ कि अभी थोड़ा फॉरेनर्स के साथ काम करूँ, थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ लोगों में। क्योंकि मैंने जो देखा है फॉरेनर्स में, भले ही वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे सनातन कल्चर से इम्प्रूव हो सकती है।
वो दिल के तो अच्छे होते हैं लेकिन होते थोड़े सेल्फिश है। अच्छा, तो आपका लाइक ये प्लान है कि आप इस योगा कल्चर को इंडिया से बाहर भी स्प्रेड करें, बस इंडिया में ही नहीं? इंडिया में क्योंकि देश दुनिया हर जगह अपना सनातन कल्चर फैलाना चाहिए। तो आपने जिस हिसाब से कहा कि लाइक योगा का उतना वैल्यू नहीं किया था, पर ये पॉडकास्ट इसलिए ही बनाया गया है कि आपका योगा के बारे में और जो जो अलग अलग एक्सपेक्ट है हम लोग का हिंदू कल्चर का, वो फैले, लोग जाने इसके बारे में। तो शॉर्ट नोट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो हम देखने आए हैं? क्या आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं? आपका मन से कुछ बताइए आप थोड़ा हमें। जैसे कि योगा के बारे में इंडियंस वैसे पैदा इसी सनातन कल्चर में, वो बचपन से देखते हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों को योगा करते हुए, लेकिन हमें कभी वो जिज्ञासा नहीं रही कि जानने की कि ये है क्या है योगा, ये चीज क्या है, क्या बेनिफिट्स है इसके, क्यों लोग करते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग के लिए है बस, ये हम जवान लोग क्या करेंगे योगा करके। जवान लोग योगा नहीं है, जिम करते हैं। लेकिन आज के डेट में परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि बुजुर्गों से ज्यादा मुझे लगता है कि जवान लोगों को, बच्चों को योग की ज्यादा आवश्यकता है। आजकल बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं, बहुत ही तनाव भरी जीवन है, सब लैपटॉप वाला काम है, स्ट्रेस वाली लाइफ है और बहुत सारे गलत धारणाएं हैं हमारे सोसाइटी के बारे में। तो ये सबको सिर्फ एक योगा ही एकमात्र जरिया है जो सब चीज को ठीक कर सकता है। आपको योगा से शारीरिक शक्ति तो मिलती है और आपको जो मानसिक बल मिलता है उससे आपका नॉलेज, उससे आपका माइंड कंट्रोल, उससे आपकी स्थिरता आपके शरीर में और ज्यादा आप शरीर और बॉडी को, शरीर बॉडी माइंड और कॉन्शियसनेस इसको बैलेंस कर पाते हो। जी जी। तो एक सिर्फ शरीर से शक्तिशाली होने से नहीं होता, आपको शरीर के साथ साथ आपको मन और अपनी बुद्धि से भी शक्तिशाली होना है। ये चीज सिर्फ योगा से ही संभव हो सकता है। सिर्फ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सिर्फ अपने आप को जान करके ये आपको अपने अस्तित्व को जानने में हेल्प करता है, आपके शरीर को और आपको मन को मेल कराता है, जिससे कि आप और अच्छा सोच पाए और बड़ा सोच पाए और अपने लाइफ में और ग्रो कर पाए। ठीक है, थैंक यू सत्यम जी। और इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि सत्यम जी को बहुत अच्छा लगा होगा हम लोग के साथ पॉडकास्ट करके। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को लेके आने वाले हैं। Prizes. वो एक सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताया जाएगा कौन आने वाला है, बट वो काफ़ी ख़ास इंसान है जो इसी तरह के एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं जिसमें वो एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं। वो एक एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट को शेयर करना पड़ेगा ताकि उन तक भी ये सब नॉलेज पहुँचे और वो दुनिया को बता पाएँ कि इस सब चीज़ के फ़ायदे क्या हैं। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।